हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए पॉडकास्ट में। तो मेरी आज की कहानी का शीर्षक है पिंजर। और ये कहानी घूमती है नवीन के इर्द गिर्द, जो एक डॉक्टर बनना चाहता था। तो आइए देखते हैं आज नवीन आपको कौन सा किस्सा सुनाना चाहता है। मेरी 12वीं की पढ़ाई पूरी होते ही मेरे पिताजी ने मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू करवा दी और मेरे नए गुरु के कहने पर मेरे स्टडी रूम में मनुष्य का एक ढांचा यानी हड्डियों का एक पिंजर रखवा दिया। अब साधारण व्यक्ति जानते होंगे कि एक हड्डियों के पिंजर को देख के एक कम आयु के लड़के को थोड़ा बहुत डर तो लगता ही होगा। मुझे भी लगता था। शुरू में तो मैं उस कमरे में जाता ही नहीं था, और अगर कभी किसी कारणवश जाना भी पड़े तो पिंजर की उस तरफ नजर उठाकर देखता भी नहीं था। मेरा एक मित्र था जो बहुत ही निर्भय था। वो हमेशा ये कहता था कि इस पिंजर में सामर्थ्य ही क्या है जो एक जीवित व्यक्ति को हानि पहुंचा सके। ये केवल हड्डियां हैं और कुछ दिनों में मिट्टी हो जाएंगी। पर मेरे विचार उससे अलग थे। मैं उससे सहमत नहीं था। मेरा ये मानना था कि भले ही आत्मा अपनी हड्डियों से अलग हो गई हो, लेकिन क्या पता समय समय पर वो आकर अपने पुराने मकान को देखना चाहती हो। मेरा ये विचार प्रकट करने में थोड़ा अनोखा था। शायद ही कभी किसी ने ऐसा देखा होगा कि आत्मा कभी अपनी हड्डियों में वापस आई हो। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने मुझे विश्वास दिला दिया कि मेरा विचार सत्य था। तो घर में चल रहे कुछ काम की वजह से मुझे उस रात वहीं सोना पड़ा जहां पिंजर रखा था। मेरे लिए ये नई बात थी, तो मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई और मैं करवटें बदलता रहा। फिर मेरा ध्यान धीरे धीरे पिंजर की ओर परिवर्तित होने लगा। मैं ऐसा सोचने लगा कि भगवान जाने ये हड्डियां अपने जीवन में क्या कुछ नहीं होंगी, क्या क्या इन्होंने झेला और देखा होगा। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज मेरे पलंग के चारों ओर चक्कर काट रही है। एक लंबी सांस लेने की ध्वनि जैसे मुझे अपने कानों में महसूस हुई, और किसी के पैरों की आहट मुझे सुनाई दी। पहले मुझे लगा मेरा कोई भ्रम है। पैरों की आहट जब दोबारा सुनाई दी तो अपना भ्रम दूर करने के लिए मैंने जोर से आवाज दी और पूछा, कौन है? तो कमरे के दूसरे ओर से आवाज आई, मैं हूं, अपना पिंजर देखने आई हूं। मुझे लगा मेरा कोई परिचित मेरा परिहास उड़ा रहा है, इसलिए मैंने कहा, यह कौन सा समय है पिंजर देखने का? मैं नहीं डरने वाला ऐसे मजाक से। दूसरी ओर से आवाज आई, अरे मुझे समय से क्या, मेरी वस्तु है, मैं देखने चली आई। 26 साल बंद रही हूं मैं इस घर में जिसे तुम पिंजर कहते हो। यदि मैं अपने पुराने घर को देखने चली आई तो इससे तुम्हें कोई बाधा है? मैं डर गया और आत्मा को टालने के लिए मैंने कहा, अच्छा तुम जाओ अपना पिंजर देख लो और मुझे सोने दो। मैंने सोच लिया था जैसे ही ये यहां से हटेगी मैं तुरंत भागकर कमरे से बाहर चला जाऊंगा। लेकिन वो आसानी से टलने वाली नहीं थी। कहने लगी, कहाँ तुम सोने जा रहे हो? आओ कुछ देर बातें करते हैं। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। मृत्यु मेरी आंखों के सामने घूमने लगी, लेकिन विवश होकर मैंने उसे उत्तर दिया, अच्छा तो बैठ जाओ और मुझे अपनी कहानी बताओ। अच्छा तो सुनो, 25 साल तक मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य थी और लोगों से बातें करती थी, पर अब शमशान में मुझसे कोई बात नहीं करता। और क्योंकि अब तुम मुझसे सुन सकते हो तो मेरा भी मन है कि आज मैं बैठकर किसी मनुष्य से बात करूं। और मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मेरी बात सुनने के लिए सहमति दी। तुम सुनना चाहते हो ना मेरी कहानी? ये कहकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी ओर बढ़ा हो और मेरे पैरों के पास आकर बैठ गया हो। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, उसने अपनी कहानी शुरू कर दी। तो जब मैं मनुष्य रूप में थी, केवल एक ही इंसान से मुझे डर लगता था, मानो वो मेरे लिए मृत्यु का देवता था, मेरा पति। वो मुझे मारता था, पीटता था, जैसे किसी मछली को कोई कांटा डालकर समुद्र से बाहर ले आता है, ऐसे वो मुझे मेरे माता पिता के घर से बाहर ले आया था और मुझे वहां जाने से रोकता था। अच्छा हुआ कि जल्द ही उसका कार्य समाप्त हो गया। शादी के तीसरे महीने में ही वो इस संसार से चला गया। मैंने पूरे विधि विधान से उसका क्रियाक्रम किया, लेकिन मन में मैं बहुत प्रसन्न थी कि मुझे इस शादी से छुटकारा मिला, आज़ादी मिली। मुझे तो इसके हाव भाव देखकर ये महसूस होता है कि ये लड़की डायन है। मुझे मेरे ससुर जी के वो शब्द आज भी याद है। बस इसके बाद मैंने वो घर छोड़ दिया
और अपने माँ बाप के घर आ गई। मैंने कई बार अपने विषय में मर्दों को ये कहते हुए सुना था कि ये युवती बहुत सुंदर है, पर तुम्हारा क्या विचार है बताओ? डरते डरते मैंने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें जीवित कहाँ देखा है, मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम कह रही हो तो ठीक ही होगा। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? मेरी कमर तक के लंबे बाल और मेरी आंखों का काजल बिजलियां गिराते थे। जो भी मर्द मुझे देखता मोहित हो जाता था। तुम मुझे जीवित देखते ना तो रातों की नींद ही उड़ जाती तुम्हारी। कहानी पर वापस आते हुए फिर वो बोली, मेरे भाई का एक मित्र था ब्रजेश, जो कि हमारा घरेलू डॉक्टर भी था, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे देखकर वो कहीं खो जाता था। मैं जान गई थी कि वो हर रोज सुबह मुझे देखने के बहाने से आता है, तो मैं भी महारानी की तरह तैयार होकर बैठ जाती और ब्रजेश के दिल और ध्यान से चुटकियां लेती थी। पर तुम किस चिंता में हो? तुम्हारे दिल में क्या बात चल रही है? ठंडी सांस भरते हुए मैंने कहा, मैं बस यही विचार कर रहा हूँ, काश मैं ही ब्रजेश कुमार होता। हंसते हुए वो बोली, अच्छा, पहले पूरी कहानी तो सुन लो, फिर विचार करना। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी तो मुझे बुखार आ गया। नियम अनुसार ब्रजेश मुझे देखने आया। ये पहला अवसर था जब मैंने और ब्रजेश ने एक दूसरे को आमने सामने से देखा। मेरे भाई की मौजूदगी में होश संभालते हुए ब्रजेश बोला, मुझे इनकी नब्ज देखनी होगी। मैंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ ब्रजेश की ओर बढ़ाया और ब्रजेश ने मेरी नब्ज पकड़ी। उसके हाथों की उंगलियां कांप रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे ठीक करते करते ब्रजेश खुद ही बीमार हो गए। कुछ दिनों में मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे दिल में डॉक्टर के अलावा किसी का विचार ही नहीं है। मैं गले में फूलों का हार डालकर खुद को शीशे में देखती रहती और मन ही मन खुश होती रहती। तुम ही बताओ, शीशा देखना कोई बुरी बात है क्या? मैं घबरा कर बोला, नहीं तो। शीशा देखकर मैं ऐसा विचार करती जैसे मैं खुद ही ब्रजेश हूँ, और फिर खुद ही अपनी तारीफ करती और मन ही मन मुस्कुराती रहती। धीरे धीरे ब्रजेश का कारोबार बढ़ने लगा तो उसने हमारे घर के नीचे ही अपनी एक डिस्पेंसरी खोल ली। तो अब मेरी और ब्रजेश की दोस्ती बढ़ने लगी। जब भी ब्रजेश को रोगियों से फुर्सत मिलती थी, मैं उसके पास जाकर बैठ जाती थी और हंसी मजाक करती थी और अलग अलग दवाइयों के बारे में जानकारी लेती थी। जो विषैली दवाइयां होती थी उनके बारे में भी। वक्त बीतता गया और हमारी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन मेरा भाई और डॉक्टर बैठकर शराब पी रहे थे, तभी डॉक्टर ने मेरे भाई से कहा, गाड़ी की चाबी दो। मेरे भाई ने डॉक्टर से पूछा, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो डॉक्टर? डॉक्टर ने जवाब दिया, तबाह होने को, और गाड़ी की चाबी लेकर चला गया। मैंने अपने भाई से पूछा, डॉक्टर कहाँ जा रहा है? तो मेरे भाई ने हंसकर जवाब दिया, शादी करने को। ये सुनकर मुझे थोड़ा झटका लगा और मैंने अपने भाई से फिर से पूछा, क्या वो सच में शादी करने जा रहा है? मेरे भाई ने हंसकर जवाब दिया, हाँ, आज डॉक्टर सच में दूल्हा बनेगा। मैं तुरंत ही डिस्पेंसरी की ओर गई और ब्रजेश से पूछा, डॉक्टर साहब, सुना है आप शादी करने जा रहे हैं? डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, जब आपकी शादी हो जाएगी क्या तब भी आप लोगों की नब्ज देखोगे? मरीजों की बीमारियों को समझना तो आपको बहुत अच्छे से आता है डॉक्टर साहब, लेकिन किसी के दिल की दशा को आप समझ नहीं पाए। मेरी बातें डॉक्टर के दिल में तीर की तरह लगी, लेकिन वो चुप रहा। लगन का मुहूर्त देर रात का निकला था तो मेरा भाई और डॉक्टर हर रोज की तरह फिर से शराब पीने बैठ गए। तो मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, 11 बजने वाले हैं, आपको शादी करने नहीं जाना? तो तंग आकर डॉक्टर बोला, अभी जाता हूँ, और फिर मेरे भाई के साथ बातों में लग गया। मौका पाते ही मैंने विष की आधी पुड़िया डॉक्टर की शराब में मिला दी और फिर गिलास डॉक्टर के सामने रख दिया। कुछ पलों बाद ही डॉक्टर ने वो गिलास खत्म किया और दूल्हा बनने चला गया। मैं सीधा अपने कमरे में चली गई, अपना लाल दुपट्टा ओढ़ा, मांग में सिंदूर लगाया और पूरी सुहागन बनकर आंगन में आकर बैठ गई, जहां मैं हर रोज शाम को बैठा करती थी। वो एक चांदनी रात थी और हवा तेज चल रही थी।
बाकी बची हुई विषैली दवाई मैंने निकाली और अपने मुंह में डाल ली और एक गिलास पानी पी लिया। थोड़ी ही देर में मुझे चक्कर आने लगे, आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा, चांद जैसे बादलों में खोने लगा और दुनिया घूमने लगी और थोड़ी ही देर में मीठी सी नींद में सो गई। 1.5 साल बाद जब मेरा सपना टूटा तो मैंने देखा 3 विद्यार्थी मेरी छाती की तरफ इशारा कर रहे हैं और अलग अलग हड्डियों के नाम बता रहे हैं। यहाँ उठती जवानी के समय फूल खिलते हैं, यहाँ दिल होता है जो खुशियों के समय धड़कता है और दुख के समय टूट जाता है लेकिन फिर भी धड़कता रहता है। अच्छा, अब मेरी कहानी खत्म हुई, मैं जा रही हूँ। कमरे में अचानक सन्नाटा हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अभी अभी गहरी नींद से उठा हूँ। मेरे अंदर का डर जैसे खत्म हो गया था। वो सपना था या हकीकत मुझे आज भी समझ नहीं आ रहा है।